यूके जाने का प्लान कैसे हो गया? वालिद साहब से आपने कितने पैसे लिए जो लेकर आप बाहर के मुल्क गए? मैं जॉब कर रहा था तब मोबिलिंक में। अब्बू के लिए लाहौर ही यूके था। खैर मैंने बहुत ज़्यादा फोर्स किया उनको। अब्बू के पास एक ही प्लॉट था जो 25 साल की उनकी सेविंग थी, तो उन्होंने मेरे पे पैसे लगा और मुझे यूके भेज दिया। आप कितना चार्ज करते हैं जो आप कह रहे हैं 2-3 माह के अंदर ये वो सीख जाते हैं? अच्छा, हम लोग सबसे पहले हमारे पास जो भी आता है ना, हम उससे कहते हैं कि आपने हमें फीस क्यों देनी है, आप फ्री में क्यों नहीं सीख लेते। कि अगर कोई बंदा इस तरफ आता है तो पाकिस्तान में इसका क्या स्कोप देखते हैं? देख रहे हैं कि डिजिटल की जानिब हम लोगों को फ़ायदा होगा आने वाले फ्यूचर में। देखिए, फ्यूचर में जो फ़ायदा होना है वो तो हमें आज ही नज़र आ रहा है। पाकिस्तान फ्रीलांसिंग में चौथे नंबर पे था, अब तीसरे नंबर पे आ गया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान खुशबू और आप देख रहे हैं GTV। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमने जिस गेस्ट को मदऊ किया है वो आप सबके फेवरेट हैं, पॉडकास्ट कर रहे हैं और इसके साथ साथ ई-कॉमर्स एक्सपर्ट भी हैं। और जहाँ तक बात की जाए अमेज़न के हवाले से, तो आप बिल्कुल ठीक समझें कि जनाब मैंने आज के प्रोग्राम में मदऊ किया है हाफिज़ अहमद को। चलिए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। थैंक यू सो मच सर, आज आपने अपना हमें कीमती वक्त दिया और आपके फैंस जो बहुत ज़्यादा खुश हो गए होंगे कि आज वो मज़ीद आपकी शख्सियत के बारे में जानेंगे। थैंक यू वेरी मच। सर मैं शुरू से आपसे सवाल करना चाहूँगी कि आपकी ज़िंदगी कितनी टफ़ रही। वालिद साहब आपके मस्जिद के इमाम रहे, दादा कुरान पाक पढ़ाते थे फ़ी सबीलिल्लाह, और आपका एक ताल्लुक़ एक ऐसे गाँव से था जहाँ पर ना बिजली थी ना पानी थी, क्या कहेंगे? दादा मेरे हज पे गए थे, उसके बाद उनकी लाइफ बदली थी। उससे पहले वो कोई मजहबी आदमी नहीं थे। हज से वापस आए तो उन्होंने कहा कि मैं कुरान की खिदमत करूंगा, दीन की खिदमत करूंगा। और फादर मेरे अभी भी इमाम मस्जिद हैं, अभी उनके माशाल्लाह 3 साल सर्विस बाकी है गवर्नमेंट जॉब में। तो फादर आलम दीन इसलिए बने थे कि दादा के पास पैसे नहीं होते थे स्कूल पढ़ाने के। जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, आपको पता है हमारे गांव में बिजली पानी नहीं है, पानी भी दूर दूर से भर के लाते हैं, तो स्कूल का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अब दूर किसी स्कूल में भेजते, आने जाने का खर्चा, कुछ स्कूल की फीस वगैरह, वो तो कोई चक्कर ही नहीं था ना। इसलिए दादा ने अब्बू को दाखिल करवा दिया मदरसे में कि चलो मदरसे में फ्री का खाना मिल जाता है, साल बाद घर आने जाना किराया भी मिल जाता है, कपड़े भी मिल जाते हैं। तो वहाँ पे पढ़े, वहाँ से पढ़ते जब उनका कंप्लीट हुआ तो फिर लाहौर में उनको फ़ौरन ही मेरे ख्याल स्टडी के 1 साल बाद ही या शायद चंद महीनों बाद उनको गवर्नमेंट जॉब मिल गई। वहाँ से फिर ज़ाहिर फिर लाहौर शिफ्ट हो गए हम लोग भी। उसके बाद अब्बू की शादी हुई। हम मेरी पैदाइश गांव की है, लेकिन उसके बाद ज़्यादा टाइम हमारा लाहौर में ही गुजरा, यहीं पर स्टडी वगैरह होती थी सारी। और फिर इस तरह चलते चलते, लेकिन जो आपने बात की ना कि अब बड़े मुश्किल में और ये वो, मैं मुश्किल पे और स्ट्रगल पे बिलीव नहीं रखता। काफ़ी लोग मुझसे नाराज़ भी होते हैं। आप हिस्ट्री उठा के देख लें, जितने लोग भी चैनल पे या टीवी पे आके कहते हैं मैंने लाइफ में बड़ी स्ट्रगल की, 100% झूठ बोलते हैं। एक आदमी भी उनमें सच्चा नहीं होता। अगर स्ट्रगल देखनी है तो निकल के देखें रोड के ऊपर जून जुलाई में जो लोग डाल रहे होते हैं सड़क के ऊपर। स्ट्रगल देखनी है आपने, आप जून जुलाई में जाके देखें जो घर बना रहे होते हैं, स्ट्रगल वो लोग करते हैं, मजदूर। तो स्ट्रगल लाइफ में जो बंदा कामयाब होता है ना, उससे स्ट्रगल नहीं की होती, उस पर अल्लाह का करम हुआ होता है। लेकिन वो अल्लाह के करम को पीछे रख के अपने स्ट्रगल को आगे ले आते हैं। ऐसा कोई स्ट्रगल नहीं होती लाइफ में, किसी बंदे ने कोई नहीं की होती जो किसी मकाम पर पहुँचा हुआ है। अब मेरी तरह के आपको हज़ारों लोग मिल जाएंगे जिन्होंने अमेज़न सीखा, जिन्होंने सारा काम किया, लेकिन उनके पास आज वो कुछ नहीं है जो मेरे पास है। मैंने कोई अनोखा काम नहीं किया, मेरे ऊपर अल्लाह ने करम ज़्यादा कर दिया तो आज ये होगा। तो सिर्फ अल्लाह के करम से होता है, इंसान की मेहनत कुछ नहीं होती। अच्छा, मैं ये जानना चाहूँगी कि आप हाफिज़ कुरान भी है माशाल्लाह, और आपकी जो स्टडीज़ थी वो MA इस्लामियात थी, तो अचानक से आपका यूके जाने का प्लान कैसे हो गया और वालिद साहब से आपने कितने पैसे लिए जो लेकर आप बाहर के मुल्क गए? मैं जॉब कर रहा था तब मोबिलिंक में, कॉल सेंटर में, जो 111 और बड़ी फैसिनेटिंग जॉब होती थी उस टाइम पे। हाँ, बिल्कुल। कॉल्स आनी, फिर वो डाटा निकालना उनका, उनको इन्फॉर्मेशन देनी, बड़ा मज़े का सीन होता था। वहाँ पे हमारा एक दोस्त होता था शराज, तो वो हमें पता चला कि शराज ने रिज़ाइन किया और वो यूके चला गया। अब ये मेरे करीब का कोई पहला बंदा था जिसको मैं देखता था अपने सामने, और वो यूके चला गया था। उससे पहले सुनते तो थे कि इनके लोग जाते हैं, लेकिन हमने ऐसा कोई बंदा देखा नहीं था जिसे हम पहले पाकिस्तान में देखते हैं और फिर वो यूके चला गया। वो पहला बंदा मैंने देखा तो फिर मुझे बड़ा क्रेज़ हुआ, मैंने घर आके कहा जी मैंने भी यूके जाना है, इंस्पायर हो गया बहुत ज़्यादा। अब मसला ये था कि अब्बू के लिए लाहौर ही यूके था। बहावलपुर से लाहौर आना हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी, 40 साल से लाहौर। तो उनको ये था कि दूसरे मुल्क जाना है, उनका ना इतना हौसला नहीं पड़ रहा था। खैर मैंने बहुत ज़्यादा फोर्स किया उनको। अब्बू के पास एक ही प्लॉट था जो 25 साल की उनकी सेविंग थी, वो उन्होंने बेचा, सिस्टर की शादी करनी थी, साथ बाकी उन्होंने मेरे पे पैसे लगा और मुझे यूके भेज दिया। तो वहाँ से सफ़र का आगाज़ हुआ और उसके बाद फिर यूके जाके तो आगे फिर डिफरेंट किस्म के वहाँ पे काम किया, सारा कुछ। जब आप पूछेंगे तो मैं आपको आगे बताता जाऊँगा इंशाल्लाह। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं, जब आप यूके गए तो वहाँ पर आप जो काम कर रहे थे, वहाँ से आपने ये अमेज़न का काम कैसे स्टार्ट किया और किसने आपकी बहुत ज़्यादा मदद की? मदद तो वहाँ पे अल्लाह ने की सिर्फ, क्योंकि लोग तो पाकिस्तानी ख़ास तौर पे, मैं बिल्कुल ऑन रिकॉर्ड आपको बता रहा हूँ, इंडियंस एक दूसरे की बहुत हेल्प करते हैं वहाँ पे।
आप बाहर किसी भी दुनिया में चले जाएं, एक कंपनी में अगर इंडियन आएगा तो उसकी कोशिश होगी मैं अब इंडियन ही लेके आऊँ, और जहाँ पाकिस्तानी जाएगा उसकी कोशिश होगी जो पहले हैं मैं उनको भी किसी तरीके से निकलवाऊँ और फारिग करूँ। पाकिस्तानी, ओवरसीज़ पाकिस्तानी जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, मैं खुद भी उसका हिस्सा रहा हूँ वहाँ पे, वो अपने दूसरे पाकिस्तानी की हेल्प नहीं करते। अब जब मैं ये बात करता हूँ, मैं जनरल ये बात करूँ, अगर 1% करते होंगे तो उसको हम काउंट नहीं करते, 99% लोग हेल्प नहीं करते। मेरे साथ भी यही हुआ। मैं जिनके पास जॉब कर रहा था उनकी कोशिश थी कि मैं सारी चीज़ें इनसे छुपाऊँ। अब वो 2 भाई थे, एक जो है ट्रैवल करता था चाइना या पाकिस्तान, कहीं भी, दूसरा वहाँ पे होता था। तो एक दफ़ा फिर अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि एक चाइना गया हुआ था और उनकी दादी फौत हो गई तो दूसरे को पाकिस्तान आना पड़ा। तो वही मेरा टर्निंग पॉइंट था। वहाँ से पीछे फिर वो मजबूरी थी उसका बता के जाना, उससे पहले हम सिर्फ पैकिंग करते थे। तो वहाँ पे जाके जब उसको जाना पड़ा ना, उसके बाद हमने कहा कि चलो ये ठीक है, अब ये बता के तो जाएगा। फिर उसने बताया सारा कि ये अमेज़ोन होता है, ये सेलर सेंट्रल होता है, इसके अंदर से ऐसे ऑर्डर निकालते हैं, यहाँ पे ऑर्डर आ रहे होते हैं, यहाँ से प्रिंट करते हैं। उससे पहले हमें सिर्फ प्रिंट पेपर मिल जाता था और हम उसको जो भी प्रोडक्ट होती थी उसको पैक कर देते थे। अब इस पर ना काफ़ी लोग मुझ पर तनकीद भी करते हैं, काफ़ी लोगों ने पीछे नेगेटिव कमेंट्स भी रिसेंटली किए। मुझे टीम ने बताया, मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह कमेंट्स नहीं देखता, ना बॉदर करता हूँ, फ़र्क नहीं पड़ता मुझे। उन्होंने कहा सर किसी ने कमेंट ये किया हुआ आपके बारे में कि जी ये देखें इन्होंने चोरी की है अपने बॉस की जो आइडिया था उसको। अल्लाह। मैंने कहा जो बॉस का आइडिया नहीं चोरी करता वो डैश है, मैं वो लफ्ज़ नहीं बोल सकता, वो बेवकूफ़ है, वो जाहिल है, वो अक्लमंद है ही नहीं। अगर अल्लाह ने आपको थोड़ा सा भी शऊर दिया है तो आपका ये काम है कि जहाँ पे जॉब कर रहे हैं फ़ौरन आइडिया चोरी करो और अपना बिजनेस सीखें, ग्रो करें, आगे बढ़ें। आपने अपने स्टाफ को भी कहना जो मेरे पास जॉब करते हैं उनके लिए भी यही है, हर बंदे के लिए यही है कि अक्लमंद आदमी वही है जो जहाँ पे जॉब करे आइडिया चोरी करो। भाई वहाँ पे तुम्हें जॉब इसलिए मिली है आइडिया चोरी करने के लिए, जैसे ही चोरी हो किक ऑफ करो और साथ अपना बिजनेस शुरू करो। तो मैंने भी यही किया। 15 दिन बाद वो वापस आया तो मैंने कहा सर मैं रिज़ाइन कर रहा हूँ, मुझे आ गया अल्हम्दुलिल्लाह काम। तो उसके बाद शुरू किया तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने बहुत बरकत दी। पहले ही महीने जॉब से ज़्यादा प्रॉफिट कमाया था। उसके बाद फिर अच्छा, यही आपके साथ आपके किसी वर्कर ने किया कभी कि आप ही क्या आइडियाज़ छोड़ करके आपको छोड़िए हो? ऐसा मेरे साथ इस हवाले से तो नहीं हुआ, कुछ एक इशू हुआ था, कुछ वो फिर जाते हुए कुछ डाटा चोरी करके ले गए थे। अच्छा। डाटा चोरी करना आइडिया चोरी करना चाहिए, डाटा नहीं चोरी करना चाहिए। तो मेरा अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जो स्टाफ है मेरे साथ बहुत खुश है, हमारे यहाँ बड़ा फ्रेंडली माहौल है और मैं हर चीज़ उनको बताता हूँ और मैं कोशिश करता हूँ कि मेरे ही स्टाफ को कहीं और से भी फ़ायदा हो जाए। ज़बरदस्त। यानी मेरे पास जो ग्राफिक डिज़ाइनर है मैं कोशिश करूँगा यार इसको कोई ना कोई और छोटे भाई को कहूँगा टीम से अगर कोई बाहर से जॉब आए ना तो इसको बाहर से कोई जॉब दिलवा दो, फ्रीलांसिंग की, उनका काम कर दे। एसईओ वाला लड़का है, चलो यार किसी के यूट्यूब चैनल का काम मिले इसको करवा दो, तो फिर बहुत खुश रहते हैं। अच्छा, वहाँ से आपका पाकिस्तान फिर कैसे आना हुआ और यहाँ पर जो आप अमेज़ॉन और ई कॉमर्स की ट्रेनिंग दे रहे हैं इसके हवाले से बताएं कि यंगस्टर्स जो हैं कितने अरसे में सीख लेते हैं और महाना कितना कमा सकते हैं? वहाँ से वापस तो आना हुआ था शादी की वजह से। अच्छा। अम्मी अब्बू ने शादी तय कर दी थी, उन्होंने कहा जी वापस आए और आपकी शादी है। अरेंज मैरिज थी? जी जी बिल्कुल 100% टोटल अरेंज मैरिज। शादी हो गई, फिर शादी के बाद मैं इधर ही था, काम शाम अल्हम्दुलिल्लाह उधर चल रहा था मेरा, क्योंकि ऑनलाइन बिजनेस है ना, वो सब कुछ सेटअप बिल्कुल ठीक था। फिर उसके बाद जो सिखाने की आप बात करें वो फिर ये ख्याल आया कि लोगों को सिखाना चाहिए। साकिब अजहर साहब हैं, सनी अली हैं, उनके साथ मेरी मुलाकात हुई, दोस्ती हुई, गपशप हुई, वो भी सिखा रहे थे और मैं उनसे पहले का ये काम कर रहा था, सबसे पुराना 2012 से कर रहा था। मैंने सोचा कि चले मुझे भी ये लोगों को सिखाना चाहिए। सीखने का जो मरहला है वो कोई भी आदमी 2 से 3 महीने में ये काम सीख सकता है। सही है। कमाने की जहाँ तक बात है आपको स्टोरीज नजर आएंगी 30 लाख 40 लाख 50 लाख, ऐसा सिर्फ हज़ारों में एक बंदा होता होगा, ऐसा नॉर्मली नहीं होता। आम आदमी की अगर हम बात करें तो वो $500 से $1000, 1.5 लाख 2 लाख 3 लाख रुपए आसानी से कमा सकता है 4 5 6 घंटे काम करके। अच्छा। बाकी कमाने वाले इससे ज़्यादा भी कमा रहे हैं। वो इस तरीके से कि जो बंदा आज $3 1 घंटे पे काम करेगा, 1000 रुपये फ़ी घंटा, जब उसको फील्ड में 3-4 साल हो जाएंगे तो फिर वो 5 10 हज़ार 20 हज़ार रुपये फ़ी घंटा भी चार्ज कर सकता है। अच्छा, ये बताएं कि देखने वालों की इन्फॉर्मेशन के लिए पूछ रही हूँ कि आप कितना चार्ज करते हैं? जो आप कह रहे हैं 2-3 माह के अंदर ये वो सीख जाते हैं, तो आप क्या फीस चार्ज करते हैं? अच्छा, हम लोग सबसे पहले हमारे पास जो भी आता है ना हम उससे कहते हैं कि आपने हमें फीस क्यों देनी है। अच्छा। आप फ्री में क्यों नहीं सीख लेते? अच्छा। हमारा ही फ्री में कोर्स अवेलेबल है, टोटल वीडियो कोर्स। हम कहते हैं ये हमारा, आप अपना ईमेल एड्रेस दें, उस पर आपको कोर्स की एक्सेस मिल जाएगी। तकरीबन 23 से 24 घंटे का कोर्स है, आप डेली का 1 घंटा। फिजिकल क्लास नहीं होती है? नहीं, ये ऑनलाइन होती है, ये सारा रिकॉर्डेड होता है, मैं उसकी फ्री की बात कर रहा हूँ। अब कुछ लोग ऐसे हैं जो फ्री से भी सीख जाते हैं। अच्छा। कुछ लोग कहते हैं नहीं जी हमें तो साथ मेंटोरशिप भी चाहिए, साथ एक स्टेप पे हेल्प भी चाहिए। हाँ जी, हाँ जी। अब हेल्प करने वाली जो टीम है वो सवाब के लिए तो काम नहीं करती है ना। अच्छा। वो तो उन्होंने तो पैसे लेने हैं, तो फिर ज़्यादा जब उनको पैसे देना तो फिर पैसे चार्ज भी करते हैं। अच्छा, मुनासिब होती है वो? 40-50,000 रुपीज़ होती है 3 महीनों की, तो 10-15 हज़ार रुपये 1 महीने का बनता है। मेरा नहीं ख्याल कि बहुत बड़ी अमाउंट है। और जिसके बाद अगर आप काम करने वाले हैं तो आप 1 महीने में से ज़्यादा पैसा कमा लेते हैं।
ठीक हो गया। अच्छा मुझे ये बताइए, जो स्किल है इसको सीखने का क्या तरीक़ाकार है और इसके फ़वाइद क्या हैं? जैसे कि आपने अपने बहुत से इंटरव्यूज़ में कहा कि ना सिर्फ लड़के बल्कि लड़कियां भी घर बैठ के अपनी मर्ज़ी का टाइम दे दें, वो जॉब्स को छोड़ें, वो अपना कारोबार कर सकते हैं। तो क्या तरीक़ाकार होता है? सबसे पहले क्या करना पड़ता है? जब हमने सीख लिया अमेज़ॉन से, आप लोगों से कोर्स कर लिया, अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे? देखिए, कोर्स का ही हिस्सा होता है अपवर्क और फाइवर, दुनिया की जो सबसे बड़ी वेबसाइट है फ्रीलांसिंग की। ठीक है। वहाँ पे जाके आप अपने आप को लिस्ट करते हैं कि मुझे ये काम आता है, मुझसे काम करवा लो। वहाँ से आपको जॉब मिल जाती है। अपना अकाउंट बनाना पड़ता है। जी बिल्कुल, वो भी सारा प्रोसेस का हिस्सा होता है। ठीक है। वो सारा कुछ आप सीखते हैं, वहाँ पे आप सर्विसेज दे के पैसा कमाते हैं। ख़वातीन बहुत सी कर रही हैं, हमारे अपने स्टूडेंट्स हैं, मेरी वीडियोस भी उनके साथ हैं, हाउसवाइफ्स भी ये काम कर रही हैं। ज़बरदस्त। क्योंकि इस काम के अंदर आप जो सबसे बड़ा मज़ा है वो ये है कि इसमें आपका टाइम फिक्स नहीं है। आपको एक प्रोजेक्ट मिल गया, आपने 2 या 3 दिन में, 5 दिन में ये सबसे अच्छी बात मुझे फील हुई कि लाइक ये बहुत ही अच्छा आइडिया। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछना चाहूँगी कि हम लोग इतने जॉब ओरिएंटेड क्यों हैं? जैसे कि आपने कहा कि आप अगर ये सीख जाते हो तो आप एक इस लेवल तक जा सकते हो, अपना खुद आप बिजनेस रन कर सकते हो, वो भी घर बैठ के। तो हम लोग जो है वो जॉब की तरफ इतना ट्रैक क्यों होते हैं? क्यों हम लोग बिजनेस की तरफ हमारा माइंड क्यों नहीं जाता? क्योंकि बिजनेस रिस्क होता है, कभी आप 0 पे आउट हो जाते हैं। अच्छा। कभी आप एक ओवर में 6 छक्के भी मार लेते हैं। क्या हम पूरी जिंदगी रिस्क नहीं लेंगे जॉब में? हाँ, ये मैं लोगों से कहता हूँ कि लेना रिस्क। यहाँ पे कैलकुलेटेड चल रहे हैं, उन्हें पता है कि जो कुछ भी हो जाए महीने बाद इतनी सैलरी अकाउंट में आनी है। और लेकिन बिजनेस के अंदर ज़ाहिर है ऊपर नीचे चीज़ें होती रहती है, लेकिन बिजनेस में जो मज़े हैं वो फिर जॉब के अंदर तो नहीं है ना। जॉब में आप एक नॉर्मल लाइफ गुजारते हैं, बिजनेस में आप एक लग्जरी लाइफ गुजारते हैं। अच्छा, जहाँ पर हम इनके फवाइद की बात की, वहाँ पर पाकिस्तान में आप क्या देख रहे हैं कि ये कहाँ पे खड़ी है फील्ड, और इसका फ्यूचर क्या देखते हैं आप? क्या प्रॉब्लम्स हैं साथ साथ इसके, ये बताइएगा। कुछ प्रॉब्लम्स बैंकिंग सेक्टर में हैं, वो भी अब ऐसे ऐसे रिजॉल्व हो रही हैं। जिस तरीके से यहाँ पे बैठ के लोग डॉलर्स कमाते हैं, जब उनके डॉलर्स बाहर से पाकिस्तान आते हैं तो बैंक उसको जानबूझ के डिले करता है, क्योंकि बैंक को फायदा होता है ना, जितने दिन डॉलर उसके अकाउंट में पड़े हैं बैंक अकाउंट में, बैंक कोशिश करेगा 2, 3 दिन, 4 दिन इसको लटका लो, उसके बाद इनके अकाउंट में भेज दो। लेकिन अभी हमने इस पर बहुत ज़्यादा बात की है, तो अब ये चीज़ें रिजॉल्व हो रही हैं। अब उनको पता है कि इस पर एक्शन लिया जाता है, इस पर कंप्लेन होती है, लोगों के अंदर अब अवेयरनेस आ चुकी है। अभी भी कुछ बैंक हैं, कुछ ब्रांचेज हैं जो तंग करते हैं, लेकिन ओवरऑल अब सिस्टम ऐसे ऐसे बेहतर होता जा रहा है। और बाकी अमेज़ॉन की बात थी, वो पहले पाकिस्तान में था नहीं, वो भी अब ऑफिशियली आ चुका है। तो अब ऐसे प्रॉब्लम्स लोगों के अंदर हैं कि वो उनका काम करने को दिल नहीं करता, या वो एक रात बैठ के वीडियो देखते तो सुबह सोचते हैं कि आज अमेरिका से एक गोरा फ्लाइट पकड़ेगा, मेरे घर आएगा, मिलते करेगा, जी आप मेरे साथ काम करें। तो ऐसा कभी नहीं होगा, आपको खुद बैठना पड़ेगा, जॉब ढूंढनी पड़ेगी, उनके साथ कम्युनिकेट करना पड़ेगा, फिर आप डॉलर्स कमाएंगे। अच्छा, इसकी बड़ी अच्छी आपने बात कही कि लाइक बेसिक इंग्लिश आपको आनी चाहिए, बेसिक कंप्यूटर चलाना आपको आना चाहिए। ये नहीं कि आप बहुत ही हाई फाई आपकी इंग्लिश हो या बहुत ही हाई फाई आपकी एजुकेशन हो, तो एक नॉर्मल बंदा भी इसको सीख सकता है और लाखों रुपए कमा सकता है। तो इसकी फ्यूचर की जानिब ज़रा थोड़ी सी रोशनी डालेगा कि अगर कोई बंदा इस तरफ आता है तो पाकिस्तान में इसका क्या स्कोप देखते हैं, कितना आप देख रहे हैं कि डिजिटल की जानिब हम लोगों को फ़ायदा होगा आने वाले फ्यूचर पे? देखिए, फ्यूचर में जो फायदा होना है वो तो हमें आज ही नजर आ रहा है। पाकिस्तान फ्रीलांसिंग में 4थे नंबर पे था, 3रे नंबर पे आ गया। जबरदस्त। तो ये फायदा हो रहा है ना, हमें नजर आ रहा है कि लोग काम कर रहे हैं, पैसे आ रहे हैं, तो उसी बेस पे आ रहा है ना। ऐसे ही है। और फ्यूचर है ई कॉमर्स का। देखिए, कोविड के बाद खास तौर पे मैं लोगों से ये कहता हूँ कि आप इंतजार ना करें कि अल्लाह आपके ऊपर कोई आफत डाल के आपको एक बात समझाए। यानी अब एक आफत आई तो लोगों को समझ आई कि ऑनलाइन भी कोई काम होता है, सारे आ गए, उससे पहले नहीं समझ रहे थे। तो दोबारा किसी मुसीबत का इंतज़ार नहीं करना चाहिए, खुद से अक्ल शोर का इस्तेमाल करें कि दुनिया टेक की तरफ जा रही है, तो हमें भी कोई ना कोई काम है। सिर्फ अमेज़ॉन की बात नहीं कर रहा, मैं कहता हूँ कि हमारे जो पाकिस्तानी लोग हैं वो फ्रीलांसिंग करें। अब फ्रीलांसिंग में वीडियो एडिटर भी हो सकता है, फ्रीलांसिंग में ग्राफिक डिजाइनर भी हो सकता है, एसईओ एक्सपर्ट भी हो सकता है, वेब डेवलपर भी हो सकता है, कोई भी ऐसा काम, ये तमाम आपके स्किल्स हैं। जहाँ बैठे हैं स्किल, आप बाहर सर्विसेज प्रोवाइड करें, डॉलर्स लेकर पाकिस्तान में आए। अब हम आते हैं आपकी बिल्कुल डिफरेंट फील्ड की जाने, जहाँ पर आपने तमाम दुनिया को ई कॉमर्स और अमेज़न के हवाले से गाइड किया, और लाखों लड़के लड़कियाँ जो हैं इससे ऑनलाइन कमा रहे हैं। वहाँ पर आपने एंकर्स को भी गाइड किया। तो एक फ़नी सी बात है कि बहुत से एंकर्स आपको देखकर आगे इस फील्ड में और अमेज़न से कमाना शुरू हो गए, लेकिन दूसरी जानब हम देखते हैं कि आपने उनको वहाँ पर लगा कि आप एंकरिंग में आ गए और पॉडकास्टिंग करना शुरू हो गए। तो ये आपने क्या की, क्या मास्टरमाइंड आपने गेम किया हम लोगों एंकर्स के साथ? बहुत से लोग एंकर मतलब दोस्त हैं मेरे इंडस्ट्री में जो ये काम कर रहे हैं। हाँ, लेकिन वो फ्रंट पे नहीं है, बस बैकएंड पे अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। और मेरा कोई ये प्लान नहीं था मैं इसमें आऊँगा। ये हुआ ऐसे कि मेरे पास तकरीबन एग्जैक्ट अगर मैं याद करूँ, मेरे ख्याल है 267K मेरे पास फॉलोअर्स थे फेसबुक पे। ओके। 2.5 लाख से थोड़े से ऊपर। ये सारी मेरी फॉलोइंग थी ई कॉमर्स की, जो लोग मुझसे ई कॉमर्स सीखते थे, करते थे कि जी कोई भी डिफरेंट, मैं वहाँ पे बिजनेस आइडियाज़ देता हूँ अपने पेज पे कि आज ये बिजनेस आप कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, सारी वो ऑडियंस थी मेरी।
वहाँ पे ना मेरे एक दोस्त ने मुझे अपनी पॉडकास्ट में बुलाया। अच्छा, लाहौर में ही है, उसने एज ए गेस्ट मुझे बुलाया। नाम आप मेंशन करेंगे? किस एंकर ने आपको बुलाया था? जी, मुनीर अहमद मेरे दोस्त हैं, बड़े पुराने। अच्छा। और उन्होंने मुझे अपनी पॉडकास्ट में बुलाया। वो पॉडकास्ट हुई तकरीबन 2.25 घंटे की। अरे, उस दिन मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी, दिल की सारी बातें कर दी आपने। दिल की सारी बातें कर दी, लेकिन वो मेरा दोस्त बेचारा उसको चला नहीं सका क्योंकि मैंने ज़्यादा सच बोल दिया था। तो वो क्योंकि जिनके बारे में बोला था, जो कुछ भी था, वो सब एक ही सर्कल के लोग थे। तो उसने कहा कि मैंने उससे कहा कि यार, वो कहता है ये 4 चीज़ें काट दूं। मैंने कहा ये तो बात गलत है। उसने कहा चले फिर इंसाफ का तकाजा है कि मैं चलाता ही नहीं, अगर चलाऊंगा तो पूरी चलाऊंगा, वरना मैं आपकी कोई बात कट नहीं करूंगा। उसने जिम्मेदारी का मुजाहरा किया, उसने फिर नहीं चलाई। अब वहाँ से वापस आके मैंने सोचा मुझे पॉडकास्ट करनी चाहिए। वहीं से मुझे आइडिया आया और फिर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उसी दिन डिसाइड किया कि मैं पॉडकास्ट करूंगा। लेकिन ये मैंने सोचा था, कोई भी आप काम करते हैं ना, उसके 2 तरीके होते हैं। अच्छा। एक तरीका होता है कि आप नीचे से काम शुरू करें। अच्छा। मेरा तरीका यह है कि आप ऊपर से काम शुरू करें। अच्छा। डायरेक्ट टॉप से काम शुरू करें, ताकि जो उससे नीचे के लोग हैं, ये इससे बात खुदा ना खासा किसी को, ये मैं ये बात कर रहा हूँ कि जब आप किसी भी फील्ड के टॉप का बंदा उठा लेते हैं ना, तो बाकी जो उनके जूनियर्स होते हैं वो ऑटोमेटिकली आपके पास आ जाते हैं। तो मैंने सोचा कि मैं इस फॉर्मूले पे अमल करूँगा। फिर मेरा एक दोस्त है फौजान, वो भी पॉडकास्ट करता है। उसको मैंने कहा कि यार मैंने पॉडकास्ट करनी है। तो उसने कहा ठीक है। पहली पॉडकास्ट मैंने कहा यार मेरी ना मैंने पहले यूसुफ भाई को फ़ोन किया, मौलाना तारिक जमील साहब के बेटे को, वो मेरे दोस्त हैं। मैंने कहा जी मैं पहली पॉडकास्ट मौलाना के साथ करना चाह रहा हूँ। तो उन दिनों मौलाना की तबीयत काफ़ी ख़राब थी, उनको माइग्रेन का इशू था बहुत ज़्यादा। उन्होंने कहा यार आपको पता ही है, आप वैसे आ जाएँ, मिल लेते हैं, बैठ जाएँ, आप देख लीजिएगा, अब्बू की तबीयत नहीं ठीक, वो बात नहीं कर पाएंगे। अच्छा। मैंने कहा चलो। मैंने फिर फौजान से कहा, सिराजुल हक साहब के साथ मैंने पहली पॉडकास्ट की। सही। अच्छा, पहला उनका इंटरव्यू था? जी, पहला सिराजुल हक साहब के साथ। दूसरा मैंने किया, मेरा बहुत अच्छा दोस्त है ज़ीशान रोखड़ी, सरायके सिंगर। मैंने उसको कॉल की, उसने कहा आ जाओ। उसके पास हम गए इस्लामाबाद, हाँ इस्लामाबाद, उसके घर पे वो रिकॉर्ड किया। और तीसरा ही आई थिंक मेरा था जवाद अहमद के साथ। और जवाद अहमद वाला सुपर वायरल चला गया। उसकी ये लाइंस के जवाद ने कहा कि जब से मैंने इमरान खान के खिलाफ बोलना शुरू किया, शो में नहीं लोग बुलाते, ये मेरी पॉडकास्ट में बोला तो पाकिस्तान के तमाम अखबारात ने वो लीड स्टोरी उठाई, सब कुछ जब उठा लिया ना, वो सुपर वायरल होगी। लोगों ने मतलब थोड़ा बहुत पहचानना शुरू कर दिया पॉडकास्ट में। ई कॉमर्स में तो एक स्पेसिफिक कम्युनिटी थी ना। तो वहाँ से फिर मेरी टीम ने मुझे कहा कि सर अब इसमें ना हमें ब्रेक नहीं लगानी, अब हमें चलते रहना है और अच्छे अच्छे गेस्ट लेके आने हैं। बस उसके बाद फिर अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छा उस वक्त तक मैंने पॉडकास्ट के लिए प्रॉपर टीम हायर नहीं की थी। मेरे पास लड़का था, एडिटर था आई थिंक, नहीं एडिटर भी शायद नहीं था, एसईओ वाला लड़का था जो अमेज़ॉन के काम के लिए था। तो फिर उसके बाद मैंने प्रॉपर टीम हायर की और फिर शुरू किया। तो आज अच्छा, कैसा एक्सपीरियंस था? एक तरफ आप अमेज़न का काम कर रहे थे, लोगों को ट्रेनिंग दे रहे थे, लेकिन आप स्क्रीन पे नहीं आते। लेकिन जब आप इस फील्ड में पॉडकास्टिंग की जाने पाए तो आपका फेस जो है वो लोग जानना शुरू हो गए, एक वो एंकर वाली फीलिंग आना शुरू होगी। तो कितना मुख्तलिफ पाया आपने? स्क्रीन पे तो मैं पहले भी था। 2018 से मैं पाकिस्तान के तमाम बड़े चैनल्स पे जा रहा था, मॉर्निंग शोज में, टॉक शोज में, एनालिसिस देते थे ना वहाँ पर आप? एज अ गेस्ट जाता था। हाँ, लेकिन एक एंकर वाली जो फीलिंग होती थी, सवाल कर लेना हर तरह का अपने चैनल पे, वो फील कैसी है? नहीं, वो अच्छी फील है। अच्छा लगता है लोगों से मुकम्मल तफसीलात पूछ के। अब जैसे आपके उस फ्रेंड ने आपका नहीं चलाया इंटरव्यू क्योंकि वो उसका चैनल था, लेकिन आपके चैनल पे आप हर चीज चला सकते हैं। हाँ जी बिल्कुल, वो तो हाँ जी, वो नहीं आपको रोक सकता। वहाँ पे तो कोई नहीं रोकता ना मुझे। बड़ा मजा आ रहा है। चलो मुझे ये बताएं कि ज़्यादा अच्छा आपको कहाँ पे लगता है? लाइक अमेज़न का एक्सपीरियंस रहा, ई कॉमर्स का रहा, पॉडकास्टिंग का रहा, तो ज़्यादा आपको कौन सा काम करने में आप एंजॉय करते हैं? एक्सपीरियंस तो देखें, यकीनन जो मेरा बिजनेस है वो मेरी प्रायोरिटी है, अमेज़ॉन वो सबसे टॉप पे मेरे लिए वो है। लेकिन ये पॉडकास्टिंग का एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा रहा क्योंकि इसमें मुझे मैसेज में पजीराई मिली। वो एक स्पेसिफिक ऑडियंस थी, फीडबैक मिलता है। उसमें सिर्फ वही लोग आते थे, वो वीडियो वो लोग देखते थे जिनका इंटरेस्ट होता था बिजनेस में। पॉडकास्ट ये है कि हर बंदा ही देख रहा है, उसका इंटरेस्ट है बिजनेस में या नहीं है। वो मेरे साथ कोई अच्छा गेस्ट देख रहा है, कोई भी पर्सनैलिटी देख रहा है, तो वो कहता है चलें जी सुन लेते हैं क्या कह रहे हैं। ऐसा ही है, इसमें मज़ा आ रहा है। अच्छा, आपके जो आइडिया था यूनिक सा पॉडकास्ट का, इसमें मैं ये जानना चाहूँगी कि आप पहले जिसे कहते हैं इस्लामियात, आपका एमए जो था इस्लामियात में था, देन फिर उसके बाद आपकी फील्ड टोटली मुख्तलिफ, अमेज़ॉन, ई कॉमर्स, अचानक से एंकर आप बन गए, ठीक है? और एंकर अचानक से बन जाना, कोई आपकी रिसर्च नहीं, कोई कंटेंट नहीं, कोई पहला तजुर्बा नहीं, तो आके इतने शानदार प्रोग्राम्स आप फेंकी जा रहे हैं। तो मैं ये जानना चाहूँगी कि रिसर्च और कंटेंट, ये सवालात जो आपके हिट जाते हैं, सुपर डुपर जाते हैं, तो उसकी तैयारी आप कैसे करते हैं? ये सिर्फ और सिर्फ अल्लाह का एहसान है। जो हाफिज़ कुरान होता है ना,
माशाल्लाह। उससे कभी ये सवाल नहीं करते कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस कहाँ से आया, क्योंकि उस बेचारे ने 2-3 साल मदरसे की मार खा के ना, और ख़ासतौर पे ये क्रेडिट मेरे फादर को जाता है। अच्छा, जब मैंने कुरान पाक हिफ्ज़ कर भी रहा था ना, घर पे जो भी गेस्ट आते थे, 10 गेस्ट आए हैं, 20 आए हैं, 5 आए हैं, अबू ने मुझे बुलाना, अबू ने उनसे कहना जी कुरान पाक पकड़ो, खोलो, इससे कहीं से भी सुनो। अब अचानक मुझे 10 बंदों के सामने खड़ा कर देना, कहीं से भी सुनो, तो कॉन्फिडेंस तो अल्हम्दुलिल्लाह वहीं से बिल्डअप हो गया था। और फिर सवालात की जहाँ तक बात है, सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह का एहसान है। मेरे पास अल्फाज नहीं, मैं अपने रब का कैसे शुक्र अदा करूँ। मैं अभी पिछले दिनों भी कुछ पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहा था, रिकॉर्डिंग करते करते मेरे जहन पे ऐसे ऐसे सवाल आए, गेस्ट इतना खुश हुआ कि क्या कमाल क्वेश्चन पूछा है। कोई रिसर्च नहीं थी उस पर, कुछ भी नहीं था, सिर्फ अल्लाह का करम था। हाँ, गेस्ट के आने से पहले यूट्यूब खोल के उनके थंबनेल्स वगैरह देख लेते हैं कुछ, और कभी कभार रिसर्च कर भी लेते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि हमारा होता है कैंडिड गपशप। अब कैंडिड में क्या आपने रिसर्च करनी है, मैं पूछता हूँ जी हाँ जी बचपन कैसा गुजरा, बचपन में गाने कौन से सुनते थे, फिल्में कौन सी पसंद थी, कभी सिनेमा गए। बल्कि लोग इस पर भी मुझे तनकीद का निशाना बनाते हैं कि आप उलमा के पास जाते हैं, उनसे पूछते हैं फिल्में और गाने, आप फनकारों के पास जाते हैं, उनसे पूछते हैं हज और उम्रा। मैंने कहा यार देखिए, उनका वो पहलू किसी ने नहीं देखा, इनका ये पहलू किसी ने नहीं देखा। तो मैं चाहता हूँ कि लोगों के सामने वो चीज़ें आएँ जो लोग नहीं जानते उनके बारे में। अच्छा, बड़े एंकर्स हम अगर देखें ना, तो उनकी पूरी टीम होती है, उनके प्रोड्यूसर्स भी होते हैं, उनकी पूरी रिसर्च टीम होती है। ये वाकई आप गॉड गिफ्टेड है अल्लाह की तरफ से कि आप खुद ही क्वेश्चंस बना रहे हैं, इतनी ऐसे आप रिसर्च नहीं करते। क्वेश्चंस में मेरे प्रोड्यूसर का कोई रोल नहीं होता। वैसे मेरे प्रोड्यूसर हैं जो इन बाकी मामला होते हैं, रिकॉर्डिंग्स हो वो, हाँ कभी कभार कोई गेस्ट उनसे पूछते हैं, 2-4 सवाल देते हैं, लेकिन मेनली जब मैं गेस्ट के लिए क्वेश्चनिंग तैयार कर रहा था, तो वो बस खुद ही कैंडिड गपशप से निकलते रहते हैं सवाल, और कुछ कभी अगर किसी के कोई पहले से हों इंपॉर्टेंट चीज़ें, वो हम साथ नोट कर लेते हैं, वो पूछ लेते हैं उनसे। आप पॉडकास्ट में बहुत इंपॉर्टेंट ऐसे ऐसे चेहरों को लेकर आ रहे हैं जिनका इंटरव्यूज़ जो है उनका टाइम लेना इतना आसान नहीं होता। तो लोग जानना चाहते हैं कि आपके प्रोग्राम में जो गेस्ट आते हैं आपसे चार्ज करते हैं? कुछ गेस्ट, अच्छा, कुछ गेस्ट चार्ज करते हैं, लेकिन वो भी बहुत कम करते हैं। अच्छा। और लेकिन बहुत से ऐसे गेस्ट भी हैं जो नॉर्मली चार्ज करते हैं, लेकिन मेरे प्रोग्राम में फ्री आते हैं। ऐसे बहुत सारे, यकीनन मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि वो कहेंगे तुम हमारी मार्केट मेरा बहुत सारे रेफरेंसेस होते हैं। तो मेरे क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह पीआर बहुत अच्छी है, 2018-19 से मेरे हर फील्ड के अंदर बहुत अच्छे अच्छे दोस्त हैं, तो मैं अब फिर वो इस्तेमाल कर रहा हूँ जी, आए मेरे प्रोग्राम में, बैठे हैं, गपशप लगाएं, इस तरह की चीज़ें चल रही हैं। अभी जितने आपके प्रोग्राम्स हो चुके हैं, आप हमारे साथ अपना कोई ऐसा प्रोग्राम शेयर करें जो ज़रा मुश्किल था और आपको डिफ़िकल्ट लगा, आपने कहा ये ज़रा प्रोग्राम मेरे लिए मुश्किल हो गया। मुश्किल थोड़ी देर हुआ। आप इस तरह के सवाल पूछते रहे, मैं भी आपसे इस तरह के सवाल जो मुझे पूछे मेरे लिए बिल्कुल नॉर्मल है। चले। मुश्किल थोड़ी देर हुआ था खलीलुर रहमान कमर साहब। अरे हाँ, स्टार्ट जब मैंने स्टार्ट लिया ना, तो मैंने सवाल उनसे किया तकरीबन 2-2.5 मिनट, 3 मिनट का मैं लंबा सा सवाल करता था, वो 10 सेकंड में जवाब देके। अब वहाँ पे होस्ट क्या करे, आपके सवाल ही खत्म हो जाएंगे, 4-5 मिनट में आप सवाल पूछेंगे अगला, मतलब तो अचानक उन्हें ना सिगरेट पीने की जरूरत पेश आ गई खलील साहब को। वैसे वो वीडियोस में भी पी रहे होते हैं, आपने देखा है इंटरव्यूज में पी रहे होते हैं, तो उन्होंने कहा सिगरेट, मैंने कहा पिए, कहते नहीं यार तुम ना कट लगा दो। तो कट लगा दिया, टीम को उन्होंने बुला लिया, मेरी टीम को लतीफ़े सुना के उन्होंने हमें हंसा के पागल किया। तो वो काफ़ी रिलैक्स हो गए। फिर मैंने उनसे कहा, मैंने कहा खलील साहब अगर आपसे कोई ऐसी बात होगी ना जो आपको लगे नहीं होनी चाहिए थी, तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं वो बाद में काट दूंगा। अगर कोई ऐसी बात आपको लगी तो आप ज़रा खुल के बोलें। कहते तुम वाकई ऐसा करोगे? मैंने कहा बिल्कुल हाँ। वो इतने खुश हुए कि उसके बाद फिर वो इतना कुछ खुल के बोले। उन्होंने फिर मुझे अपने घर की ऐसी ऐसी बातें बताई, कुछ ऐसे वाक़यात कि मैं और मेरी वाइफ आ रहे थे, हमारे दरमियान एक ऐसी लड़ाई हुई, तो मैंने कहा मैं सवाल पूछ लूँ फिर आपसे ऑन कैमरा। कहते पूछ लो। नॉर्मली हमारा प्लान नहीं होता कि हम ये पूछेंगे, अब आते हैं बैठते हैं, कैंडिडेट शुरू हो जाती है गपशप। उनसे क्योंकि हुई बात, उन्होंने अलाउ किया, फिर मैंने उनसे पूछा, फिर तो बहुत ही मज़ा आया उसके बाद। तो अच्छा, वैसे एक तासुर है सुहेल बड़ैच साहब की जानिब से कि वो ज़रा कम बोलते हैं और वहाँ पे एंकर जो है ना परेशान हो जाता है, यार मैं क्या किस तरह से इंटरव्यू को लेकर चलूँ। आपके साथ ऐसा हुआ? क्योंकि आप भी उनके साथ कर चुके हैं प्रोग्राम। मेरे लिए बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट था कि जब सुहेल साहब आए, जब हमने सारा सेट लगा लिया, वो आए तो मैं उनसे मिला, मैंने कहा जी थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। कहते मैं आपके प्रोग्राम देखता रहता हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। फिर उन्होंने ऑन कैमरा ये बात कही सुहेल बड़ैच ने कि आपके पॉडकास्ट में देखता हूँ एंड आई वाज लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दिस इंटरव्यू, कि आप मुझे कब बुलाएंगे अपने पॉडकास्ट में। तो इतना बड़ा कॉम्प्लीमेंट था और वो बहुत खुल के बोले, क्योंकि वो खुश थे। वो कहते मैं देखता रहता हूँ आपका, आप हंसी में मजाक में सारी चीज़ें उगलवा लेते हैं। पर मैंने उनसे वही चीज़ें पूछी जो वो दूसरों से पूछते हैं, और उन्होंने बड़े खुल के जवाब दिए। बहुत मज़ा आया उनके साथ पॉडकास्ट में। अच्छा सर, जहाँ पर आपने बताया कि एक प्रोग्राम करने में आपको बहुत ज़्यादा दुश्वारी का सामना करना पड़ा, वहीं पर मैं जानना चाहूँगी कि आपका फेवरेट प्रोग्राम कौन सा रहा जिसमें आपका हंस के बुरा हाल हो गया और आपका दिल कर रहा था कि ये प्रोग्राम एंड इन और मैं क्वेश्चंस पूछता रहूँ गेस्ट के साथ?
हंसने वाला तो उसमें इतना खास नहीं, लेकिन फेवरेट तो मौलाना तारिक जमील साहब। अच्छा। वो तो मेरे ख्याल है 10 घंटे भी चलता रहता तो मुझे मज़ा आ रहा था उनके साथ बात करके। और उनके साथ बहुत पहले से तय था, लेकिन उनकी तबीयत ख़राब थी और फिर उन्होंने मेरे साथ कमिट किया हुआ था, उनके बेटे यूसुफ ने ना। मैंने कहा कि यार जब भी तबीयत ठीक होगी आपने मेरे साथ पॉडकास्ट करने। उन्होंने कहा जी हमें बहुत सी रिक्वेस्ट आई हुई हैं, लेकिन ये मेरा आपसे वादा है कि पहली पॉडकास्ट आपके साथ ही होगी। अच्छा। और फिर जैसे ही उनकी तबीयत बेहतर हुई, उन्होंने यूके का एक ट्रैवल किया, वहाँ से वापस आए, फिर अपने घर बुलाया उन्होंने। क्या कमाल की उन्होंने हमारी खिदमत की, बेहतरीन खाने खिलाए। अच्छा। 9 आमों की पेटियां तोहफे में दी हमें आते हुए वापसी, अपने बागात की मौलाना साहब ने हमारी गाड़ी में रखवाई। और वो तो कमाल की पॉडकास्ट है, क्योंकि उसमें मौलाना ने वो बातें की जो नॉर्मली लोग उनके बारे में नहीं जानते। वो कहते जी मैं बचपन में नूरजहां का रिसाले वाली तस्वीर ले आया कमीज़ में छुपा के, और फिर घर आया मेरा परदेसी में सुनाया करता था कॉलेज में, और इस तरह की उससे गपशप हुई और बहुत ही मज़ा आया। मेरी बस वन ऑफ द फेवरेट भी नहीं कह सकता, मोस्ट फेवरेट। अच्छा, कुछ गेस्ट होते हैं वो आ तो जाते हैं आपको इंटरव्यू देने के लिए, लेकिन कहते हैं जल्दी करो या कुछ इस तरह की बात कि आप थोड़ा सा इरिटेटिंग तंग हो जाता है एंकर जो होता है। तो कोई ऐसा प्रोग्राम में गेस्ट ने आपके साथ किया हो? नहीं, मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ कभी भी। कोई नखरे शक्ल दिखाए हो? नो। मेरे पास तो जो भी गेस्ट आए हैं, मैं जिसके पास गया हूँ, मुझे ये तो हुआ है कि लोगों ने उनके बारे में गलत गाइड किया था, लेकिन वो टोटली डिफरेंट लोग थे। शोएब अख्तर के साथ मैं पॉडकास्ट की बात करूँ तो मुझे जो मेरे कुछ 2-4 सहाफ़ी दोस्त थे, उन्होंने कहा यार बहुत आपका ना अजीब सा इंटरव्यू हो जाएगा, वो तो बदतमीजी करेंगे और ये हो जाएगा वो हो जाएगा। अब जब मैं उनके पास गया तो इतने डाउन टू अर्थ, टाइम उनके साथ था 20 मिनट का। जब पॉडकास्ट शुरू हुई तो 20 मिनट के बाद उन्होंने घड़ी देखी, मैंने कहा शोएब भाई 10 मिनट। कहते ठीक है। उनकी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग थी, उनके गेस्ट आए बैठे थे, उनका वेट कर रहे थे। अच्छा, आधा घंटा गुजरा, उन्होंने घड़ी देखी, मैंने कहा शोएब भाई 10 मिनट। फिर उन्होंने घड़ी देखी, मैंने कहा 10 मिनट में फिर 20 मिनट ले गया। 1 घंटा मैंने रिकॉर्ड किया और उस बंदे के माथे पे बल तक नहीं आया। और उनके पास जो नॉलेज मैंने देखा माशाल्लाह, इस्लामिक नॉलेज जो शोएब अख्तर के पास था, उन्होंने अपने बच्चों के जो नाम रखे हैं, उन्होंने बच्चों के नाम रखने की हिस्ट्री बताई मुझे कि मैंने क्यों रखे हैं इन नामों के। बड़े जो हमारे इस्लामिक हिस्ट्री में थे उनके क्या क्या कारनामे थे, इतनी डिटेल। और फिर मेरा छोटा भाई मेरे साथ था, वो सरायकी में व्लॉगिंग करता है, उसने शोएब भाई से कहा कि मुझे शाउट आउट दे। अब उनके 2 मैनेजर आ गए फ़ौरन के जी नहीं शाउट आउट तो नहीं, ये तो पेड चीज़ें होती हैं। शोएब भाई ने कहा नहीं यार आ जाओ। उन्होंने कहा कैमरा ऑन करो, क्या कहना है? ऐसे कहा जी मेरे सना सरायकी में है यूट्यूब चैनल। तो शोएब अख्तर ने कहा कि हसनैन के भी जो सरायकी में ब्लॉग करते हैं, मैं इनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, इनके चैनल को सब्सक्राइब करें। अब ये बंदा कोई बिलीव ही नहीं कर रहा है इंडस्ट्री के अंदर कि शोएब अख्तर भी ये काम फ्री में कर सकता है, लेकिन उन्होंने किया। बहुत डाउन टू अर्थ आदमी है, बहुत अच्छा इंसान है। बिल्कुल ऐसे ही है। शोएब अख्तर इतना इजीली टाइम नहीं देते। यू द वन जिन्होंने उनका इंटरव्यू लिया और तफसीलन बात भी की। अच्छा, मुझे ये बताएं कि कोई ऐसा आपके साथ वाक़या हो कि प्रोग्राम रिकॉर्ड हो गया हो और इवन अपलोड भी हो गया हो या अपलोड होने के करीब हो, तो गेस्ट आपको कह दे जी डिलीट कर दो। फुल प्रोग्राम में तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई गेस्ट कहे कि आप मेरा प्रोग्राम ना चलाएं, ऐसा तो कभी नहीं हुआ। अच्छा। अब ज़ाहिर इतने सारे प्रोग्राम हैं, मैं भूल भी जाता हूँ, हो सकता है कभी ऐसा। हाँ, इस तरह की 1-2 बार चीज़ें हुई हैं कि यार ये वाली लाइन काट देना, और वो फिर हम काट देते हैं। तो हमारे लिए गेस्ट की रिस्पेक्ट सबसे पहले होती है। अगर हम कहें कि यार किसी वजह से गेस्ट का इमेज ख़राब होगा या गेस्ट को कोई इशू होगा, तो मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि अगर मैं वो लाइन लगा दूँ मुझे व्यूज़ बहुत ज़्यादा आ जाएंगे। बल्कि पिछले दिनों मुझसे एक बंदे ने सवाल किया कि होस्ट का काम ये तो नहीं होता कि वो एंकर ऐसा तो नहीं होता कि जो सिर्फ पॉजिटिव ही बात करे। मैंने कहा ये कहाँ पे लिखा है कि एंकर सिर्फ वही हो सकता है जो जाहिल हो, जो अनपढ़ हो। मैंने कहा एंकर पढ़ा लिखा क्यों नहीं हो सकता, अच्छी फैमिली का क्यों नहीं हो सकता? भाई हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि एंकर वही हो कि जो गेस्ट को डिस्टर्ब करे, उसको डिसरिस्पेक्ट करे, उसकी तजलील करे। मैंने कहा ये एंकरिंग नहीं है, और लोग इस चीज़ को पसंद कर रहे हैं। इससे पहले ये किसी हद तक लोग देखते थे मिर्च मसाला के गेस्ट की बेइज्जती कर दी। यहीं पर मैं आपसे ये सवाल करना चाहूँगी कि लोग कहते हैं कि आप जो है ना अपने गेस्ट को ज़रा रिस्पेक्ट दे देते हैं, आप अपनी पीआर का ख्याल रखते हैं कि गेस्ट जो है वो नाराज़ होकर ना जाए, लेकिन दूसरी जानिब कंपेयर किया जाता है आपको नादिर के साथ, और नादिर के बारे में कहा जाता है कि वो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है ना ऐसा क्वेश्चन फेंकते हैं कि गेस्ट जो है ना उसको थोड़ी सी इरिटेशन होना शुरू हो जाती है। तो वो कहते हैं असल एंकरिंग जो है वो यही है कि जब आप क्रिटिसिज्म भी करो गेस्ट पे, तो इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, असल एंकरिंग लोग कहते होंगे, और हर किसी का देखिए, हर किसी की अपनी मर्जी है। सही है, नादिर की अपनी मर्जी है, वो अगर ये बात करें तो उनकी अपनी मर्जी है। लेकिन मेरी मजबूरी यहाँ पे ये होती है कि मेरे पास गेस्ट जो आते हैं वो प्रोफेशनलिज्म पे नहीं आए होते हैं ना। मेरे पास सारे गेस्ट उस तरह के मैनेज करके और पेड नहीं आते। मेरे पास मेरी पीआर की बेस पे आए होते हैं। मैंने बाद में भी उनको मिलना होता है, मैंने उनके घरों में भी जाना होता है, उन्होंने मेरे घर भी आना होता है। कि लाइक आपकी पीआर है वो डिस्टर्ब ना, आप इसलिए इस तरह के सवाल नहीं पूछते। मैं, और मुझे ज़रूरत भी नहीं है ना कि अगर किसी बंदे की कोई कंट्रोवर्सी है भी तो मैं उसको क्यों डिसरिस्पेक्ट करूं। और वो चाह नहीं रहा कि आप उस पर बात करें। जी बिल्कुल। और आप देखें कि ऐसे लोग कि जिनको
सैकड़ों लोगों ने अप्रोच किया इंटरव्यू के लिए और वो इनकार करते हैं और वो मुझे इंटरव्यू दे देते हैं। तो क्यों दे देते हैं? ट्रस्ट पे। यही वजह ना, उन्हें पता है ट्रस्ट। अभी मैं रिसेंट इंटरव्यू करके वो अभी पब्लिश होना है डॉक्टर बुशरा इकबाल का, डॉक्टर आमिर लियाकत की फर्स्ट वाइफ जो है X5। ओके, वो तो देती नहीं इंटरव्यू, वो इंटरव्यू नहीं देती। और मेरे इंटरव्यू में उन्होंने बचपन से लेके आमिर लियाकत की डेथ के बाद के आज तक सब कुछ खोल के रख दिया। शादी, उसके बाद का मामला, कौन कौन से मसाइल हुए, लाइफ कैसे गुजरी, लाइफ में क्या क्या हुआ, सब कुछ खोल के रख दिया। और उन्होंने अपने इंस्टा पे, अपने फेसबुक पेज पे लगाया भी और लिखा स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट। अब उनको तो सैकड़ों ऑफर्स है, उन्होंने मुझे दिखाया कि देखिए मेरे पास सैकड़ों ऑफर्स हैं, उन्होंने रिफ्यूज़ किया, मैंने इंटरव्यू नहीं देना। तो अब ये रिस्पेक्ट मैंने टाइम लगा के गेन की है कि लोग ट्रस्ट करते हैं कि ये बंदा हमें तंग नहीं करेगा और अगर हमसे कोई गलत बात हो जाएगी तो ये उसको उछालेगा नहीं, रिस्पेक्ट करेगा हमारी। तो सारी बात मेरे लिए यही इंपॉर्टेंट है। एग्जैक्टली, मतलब किसी का ट्रस्ट आप ब्रेक नहीं करते, बड़ी अच्छी बात है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि बहुत अच्छे काम आप कर रहे हैं अपने यूट्यूब पे, अगर सैटेलाइट चैनल्स की जानिब से आपको ऑफर्स होती हैं देन आपका क्या रद्द-ए-अमल होगा? देखें, हम तो शुरू से लोगों को ये कहते हैं कि जॉब नहीं करनी। अच्छा, खुद भी कभी जॉब नहीं करेंगे, अगर कभी कुछ हुआ भी तो एज अ फ्रीलांसर ही काम करेंगे, जिसके साथ भी करेंगे अपनी मर्जी के मुताबिक करेंगे। जॉब इंशाल्लाह अल्लाह ऐसा वक्त ना लाए कि मैं ये नहीं कह रहा जॉब करना कोई बुरी बात है, लेकिन मेरा ऐसा माइंड है, मेरा ऐसा प्लान नहीं है। ये मैं इसको क्लियर कर देती हूँ, यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि आप जैसे कहते हैं ना कि जॉब वाला एटीट्यूड नहीं बनाएंगे, आप जैसे कहते हैं एक आज़ाद जिस तरह अपना काम कर रहे हैं उस तरह से आप करेंगे, जरूर सैटेलाइट को ज्वाइन करेंगे अपने एटीट्यूड के साथ। लेकिन मैं कोई ऐसी बातें करना नहीं चाह रहा कि फ्यूचर में कुछ ऐसा हो जाए, लेकिन मैं नॉर्मली बात करूँ, अगर कभी हुआ भी तो ऐसी होगी जी सब कुछ हम अपनी जगह पे करेंगे, सब कुछ करेंगे, आपको यूएसपी पकड़ा देंगे, आप चला दें उसको। उससे ज्यादा अथॉरिटी जो है वो सिर्फ हमारी होगी इंशाल्लाह। क्या बात है, चलिए जी, गुड लक। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अब जिंदगी किस तरह से गुजरी है, क्या रूटीन है आपकी? अब जरा बिजी ज्यादा हो गया हूँ। क्या करते हैं आप? पहले भी बिजी था, हाँ। लेकिन अभी क्योंकि रिकॉर्डिंग्स में ज़्यादा टाइम निकलता है तो फैमिली को कुछ टाइम कम मिलता है। उसकी वजह ये है कि मेरी इंटरनेशनल ट्रैवलिंग काफ़ी रहती है। अच्छा। तो पहले तो ये होता था कि ट्रैवलिंग में साथ काम हो रहा है, यहाँ भी काम हो रहा है, लेकिन अभी जो पॉडकास्ट का काम है वो मुझे ट्रैवलिंग से पहले करके जाना होता है। अच्छा। इस तरह अभी मेरी फिर ट्रैवलिंग है, आगे फिर ट्रैवलिंग जा रही है, तो मुझे ट्रैवलिंग से पहले 15-20 पॉडकास्ट देखे जानी होती हैं कि महीने 1.5 महीने का स्टॉक हो टीम के पास, वो उसको एक महीने में कितने पॉडकास्ट आप रिकॉर्ड करवाते हैं? मैंने बाज़ दफ़ा एक दिन के अंदर 8-8 भी रिकॉर्ड करवाया हुआ और बाज़ दफ़ा 2-2 महीने में एक भी रिकॉर्ड नहीं करवाया। अच्छा। ये डिपेंड करता है कि मेरे पास टाइम कितना है, मेरी आगे ट्रैवलिंग कितनी है। अभी पिछले 2 दिनों की बात है, पिछले 2 दिनों में मैंने 9 पॉडकास्ट रिकॉर्ड किए हैं। अब वो सब कुछ मैंने टीम को दे दिया, मैं ट्रैवलिंग पे होऊंगा तो वो पीछे तरतीब से चलाते हैं। हमारा कोई फिक्स नहीं है कि हफ्ते में 2 चलानी है। अब मौलाना तारिक मीर साहब चलाए तो वो इतने अच्छे चल रहे थे, चंक्स हम उसके चंक्स लगाते हैं ना फेसबुक पे पार्ट्स में, अब वो हमने 8-9 दिन वही चला ली। अगर कोई ऐसा गेस्ट है जिससे आधा पौना घंटा गपशप हुई है, थोड़ी गपशप है, 3-4 चंक है, वो 2 दिन में खत्म, तीसरे दिन, लेकिन एवरी डे हमारा कोई ना कोई चंक आ रहा होता है पॉडकास्ट का। देखिए, जब अपना चैनल होगा फिर आपकी अपनी मर्जी चलेगी, आप जैसे मर्जी चलाएं। और दूसरी बात है कि आपके फैंस जो वेट कर रहे होते हैं कि कब आप जो है वो नया प्रोग्राम लगाएंगे और वो एंजॉय करेंगे। अच्छा, जहाँ पर आपने ट्रैवलिंग की बात की वहाँ मैं ये जानना चाहूँगी कि कितने कितने ममालिक अभी तक आप घूम चुके हैं और आपका फेवरेट मुल्क जो है वो आप कौन सा है? बहुत सारे घूम चुका हूँ, अब तो शायद मतलब गिनती करना मुश्किल हो जाएगा। याद रखना, मतलब यूरोप यूके साइड भी देखी हुई है, यूरोप तो भी रिसेंटली होके आए हैं, टर्की, दुबई साइड, मालदीव, थाईलैंड, मलेशिया, सऊदी अरब तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी दफ़ा गए हैं, दुबई, कतर, ओमान, बहरीन वगैरह, तो बहुत कुछ देखा हुआ। फेवरेट पहले तो फेवरेट होता था मेरा इस्तांबुल। अच्छा। यानी ऑफ कोर्स मक्का मदीना के बाद हर मुसलमान की सबसे बड़ी पसंदीदा जगह वही होती है, लेकिन अब ऐसा है कि अब मैं कहीं भी घूमने जाता हूँ तो मैं कुछ नहीं देखता। यानी कि मैं जब सुबह उठता हूँ तो प्लानिंग कर रहा था, तो मैं प्लानिंग करता हूँ अपनी बेटी आयशा के हिसाब से कि आयशा को क्या पसंद होगा। अच्छा, तो बच्चों को फैमिली को साथ लेके जाते हैं? जी, फैमिली मेरे साथ होती है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा। अनलेस के छोटा ट्रैवल हो, 2-3 दिन का ट्रैवल है, दुबई को मीटिंग्स है, 1-2 दिन जाना है फिर तो नहीं, लेकिन अगर 4-5 दिन से ऊपर का ट्रैवल हो तो फैमिली साथ ही ट्रैवल करती है। और अब ज़रा बेटी बड़ी हो रही है माशाल्लाह, 4 साल की होने वाली है, तो अब उसी के लिए होता है कि उसको जिस तरह की चीज़ें पसंद है वो यूट्यूब पे जो देखती है, जहाँ वो बताते हैं उस हिसाब से प्लान करते हैं। तो अब मेरा और वाइफ का जो है वो हमारे शौक खत्म हो गए हैं। अच्छा। अब आयशा का टाइम है, उसके हिसाब से। अच्छा, एक ही बेटी आप? जी, एक ही बेटी है। चलिए माशाल्लाह। मुझे ये बताएं, माशाल्लाह इतनी सक्सेस आपको मिल चुकी है, लोग बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो रहे होंगे यकीनन आपका इंटरव्यू देखकर, तो थोड़ी और मोटिवेशन डाल देते हैं। मैं जो सवाल करना चाह रही हूँ आपसे कि अगर हम रफली एग्जैक्टली तो नहीं वैसे पूछें तो कितना महाना कमा लेते हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा कमा लेते हैं। लेकिन थोड़ा सा फिगर बता लो। कहते हैं मर्द से उसकी सैलरी नहीं पूछनी चाहिए कमांड, लेकिन फिर भी मैंने जरूरत कर ली। फिगर मैं कहता हूँ कि आप FBR का जो टैक्स रिटर्न्स जो है मेरे,
वो अल्हम्दुलिल्लाह मिलियंस में, टैक्स मेरा अच्छा, मिलियंस में। माशाल्लाह, नाइस। तो अल्लाह का शुक्र है। देखिए जी, आप बहुत ज़्यादा अमीर हो गए हैं, बहुत पैसा आ गया आपके पास, और हाफिज़ भी हैं, साथ साथ आप एंकर भी बन गए हैं। तो मुझे ये बताएं कि इस्लाम में 4 शादियाँ जायज़ हैं, तो आपको कोई मूड है दूसरी शादी ये करने तो आप मेरे वाला सवाल पूछ रहे हैं ना। हाँ जी, बताएं ना, फंस गए आप। मेरा सिग्नेचर क्वेश्चन है, नहीं बिल्कुल भी नहीं है। कोई मूड नहीं है शादी का? बिल्कुल कोई प्लान आप नहीं। तो हाफिज़ क्योंकि इस्लाम में 4 शादियाँ जायज़ हैं। इस्लाम में 4 जायज़ है, ये सिर्फ अच्छा। मेरे सवाल की हद तक है। मैं अच्छा। अपने सवाल के उसकी मैं आपको, एक तो ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत खुश हूँ, दूसरा ये कि मैं कभी भी मुझे अपनी बेटी के साथ इतना प्यार है कि मैं कभी भी कोई चीज़ शेयर नहीं करना चाहता अरे किसी भी और जगह पे। अच्छा, बस जो कुछ है वो मेरे वाइफ और बेटी का ही है। वेरी नाइस। अच्छा, मुझे ये बताएं, अमूमन वाइफ्स होती हैं ना, वो थोड़ी शकी होती हैं। तो अब पहले जो अमेजन का सीन था वो तो लैदा है, लेकिन अब जब एंकरिंग में आप आ गए तो ज़ाहिर सी बात है आपको कॉल्स एंड मैसेजेस वगैरह तो आते होंगे। तो मोबाइल कभी चेक किया आपकी वाइफ ने, या आपको भी शक किया हो किधर जा रहे हो, किधर से आ रहे हो? देखिए, ये उनका राइट है, उनको करना चाहिए और वो करती है। करती है। अच्छा। तो ये अलग बात है कि मैं मोबाइल उस बेचारे को चेक नहीं करने देता, कभी कभार दे भी देता हूँ, लेकिन वो उसका राइट है। कोई भी हो, ज़ाहिर लड़की है, वो मेरी लाइफ पार्टनर है और 2014 से मेरे साथ है, जब मुझे कोई भी नहीं जानता था। उसका राइट है चेक करना। अच्छा, ये बताएं मुझे कि कितनी पॉकेट मनी वैसे आप उनको देते हैं? वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी सारे पैसे रख लेती हूँ आपके? नहीं, पैसों के हिसाब टोटल मेरे पास ही होता है। तो ये है कि माशाल्लाह बहुत अच्छी पॉकेट मनी देते हो। बाकी क्योंकि हम होते ही इकट्ठे हैं, ट्रैवल भी इकट्ठे करे होते हैं, तो सब कुछ इकट्ठे, तो बस मिक्स ही चल रहा होता है। तो शॉपिंग आपकी कौन करता है? शॉपिंग मेरी होती नहीं। आप मेरे सारे इंटरव्यूज उठा के देख लें, 4 या 5 शर्ट्स हैं, वही रिपीट होती हैं मेरी। वो आपने खुद से खरीदी होती है? हाँ जी, वो खुद ही से। और शॉपिंग का शौक वाइफ को है? वाइफ को भी ऐसे शॉपिंग का कोई शौक नहीं है। अच्छा, ये आपके लिए अजीब बात होगी। लड़कियों को बहुत शौक होता है, मैं उसको लेके जाता हूँ शॉपिंग पे, ये ले लो, ये ले लो। उसके शौक ही नहीं, घूमने फिरने का आप लोगों को शौक है, ट्रैवलिंग का? जी बिल्कुल। अच्छा, माशाल्लाह से इतनी लाइफ अच्छी आपने लाइफ माशाल्लाह से गुजार रहे हैं, लोगों को ट्रेन भी कर रहे हैं। अब मैं ये आपसे जानना चाहूँगी कि फ्यूचर प्लानिंग्स आपकी क्या है, क्या कुछ करना चाह रहे हैं? ये पॉडकास्ट के धमाके के बाद कोई और धमाका हम देखेंगे? नहीं, मुझे नहीं पता था कि ये भी कोई इतना, टू बी ऑनेस्ट मैंने कभी नहीं सोचा था इतना वायरल हो जाएगा। लेकिन ये अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह की अता है कि लोग पसंद कर रहे हैं, और बड़ा लोगों का पॉजिटिव फीडबैक आ रहा है इस बात पे कि आप एक अच्छा काम करें, पॉजिटिव काम करें, पॉजिटिव कंटेंट है। तो कोई ख़ास प्लान नहीं है, बाकी बिज़नेस को ग्रो करने का ही है कि पाकिस्तान में मज़ीद लोगों की हेल्प की जाए, कि लोग डॉलर्स में इनकम जनरेट कर सके, पाकिस्तान में बैठ के कर सके, जिससे हमारे मुल्क का भी फ़ायदा हो और इंडिविजुअल्स कोई ऐसा स्टार जिसका आप इंटरव्यू जो है वो करना चाहते हो, बड़ी शदीद आपकी ख्वाहिश हो, कुछ कहना चाहेंगे? शदीद ख्वाहिश तो मौलाना तारिक बिल साहब की थी। अच्छा। और एक और है, लेकिन वो कोई ऐसा, वो उसमें कोई ऐसा मसला नहीं है कि वो ना हो पा रही हो। वो बहुत प्यारे हमारे अताउल्ला ईसा खेलवी, तो वो भी हैं बाहर। नहीं, नेक्स्ट मुराद ये कि जब भी हम कहीं इकट्ठे होंगे, लास्ट टाइम मैं था, यानी अभी मैं पाकिस्तान में, वो बाहर है, फिर एक दफ़ा वो पाकिस्तान में थे, मैं बाहर था, तो हमारा राब्ता है। तो जब भी कभी इकट्ठे होंगे, क्योंकि मेरी बेसिकली मदर लैंग्वेज सराइकी है ना। अच्छा। तो मुझे अपनी लैंग्वेज से बहुत मोहब्बत है। सही है। तो उस हवाले से मेरा है। बाकी कोई अल्हम्दुलिल्लाह तक ऐसा नहीं हुआ कि किसी भी गेस्ट को अप्रोच किया हो और उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया हो कि हमने इसके साथ पॉडकास्ट नहीं करनी। जाते जाते बहुत अच्छा लगा मुझे आपके साथ हर तरह के सवालात मैंने पूछे, जो आप पूछ रहे थे मैंने आपसे वो भी सवाल पूछ लिया, आपने जवाब दे दिए, बहुत अच्छा लगा आपके साथ। और जाते जाते जो यंगस्टर्स आपको देख रहे हैं, तो उनको कोई मैसेज आप इस तरह से दें कि उनको क्लिक कर जाए? देखिए, मैसेज मेरे 2 तरह के लोगों के साथ है। एक तो वो जो फ्रीलांसिंग वगैरह करना चाह रहे हैं जी, और वो घबराए बैठे हैं कि हम कैसे शुरू करें। हम कल शुरू, देखिए कल तो कभी नहीं आएगा, आपको आज शुरू करना है। और मैं ये नहीं कहता जॉब छोड़ दे, जॉब के साथ जो शाम को फारिग टाइम गुजारते हैं, वो 2-3 घंटे आप फ्रीलांसिंग को दे दें, एक ना एक दिन आएगा आप कमाना शुरू हो जाएंगे। दूसरी वो ऑडियंस है जो ये चाहती है कि जो हमने भी यूट्यूब से पैसे कमाने हैं, हमारा भी कंटेंट वायरल जाना चाहिए, हमारा भी। उनके लिए सिर्फ एक ही है, कंसिस्टेंसी। अगर आप 365 डेज, 1 साल अपने आप को दे दें, कंसिस्टेंट रहें। अब कंसिस्टेंसी का मुराद ये नहीं कि आपकी आंखें बंद हो, कैमरा ऑन करके 20 मिनट जो है खाली दीवार दिखा के लगा दें। कंटेंट होना चाहिए कुछ, तो इवेंचुअली आप पैसे कमाते हैं। पैसे आप जरूर कमाएंगे, लेकिन आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। आप देख लें, कोई भी अच्छा कंटेंट आप जब भी डालेंगे वो कभी भी वायरल नहीं जाएगा, उसको हमेशा टाइम लगेगा। कोई एक वीडियो क्लिक होगी तो पिछला सारा आपका वायरल हो जाएगा। ऐसे ही वेट करना पड़ेगा, कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, इंशाल्लाह कामयाब होगा। चलिए, थैंक यू सो मच, आपने अपना इतना कीमती वक्त दिया। और अभी भी आप हमें इंटरव्यू देके कहीं किसी मुल्क जा रहे हैं, तो अपने वापस कब आना थोड़ा ये बता दीजिए। वापस वैसे मैं अपने ऑडियंस को बताती चलूँ कि बहुत ही मुश्किल से आपने हमें वैसे टाइम दिया है, और आप हमें इंटरव्यू देने के बाद फिर कहीं जा रहे हैं, घूमते फिरते रहते हैं आप? हाँ जी, बस आउट ऑफ कंट्री जाना है, वापसी फिर आना है इंशाल्लाह।
देखें किस डेट को चलें, गुड लक, बहुत अच्छा लगा और थैंक यू सो मच वंस अगेन। तो नाज़रीन, मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का प्रोग्राम जो है वो आपने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया होगा, आपको सीखने का भी बहुत मौका मिला होगा। चलें, मिलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम में किसी नेक्स्ट सेलिब्रिटी के साथ। तब तक के लिए अपनी मेज़बान खुशबू को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।